आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 11 एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। वर्क, एनर्जी और पावर। तो छोटे छोटे से सिंपल सिंपल से तीन चार फॉर्मूले हैं, उसको आपको मेमोराइज करना है, उस पर क्वेश्चंस कर लेना है और फिर आप एग्जाम के आराम से सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्क को पढ़ लेते हैं। और वर्क की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? जब साइंस या फिजिक्स या कोई भी साइंस हम जब पढ़ते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, वो एक सर्टेन लिमिटेशंस में सारी चीज़ें उसके अंदर बताई जाती हैं। तो ऐसे ही जब हम वर्क को डिफाइन या वर्क का फॉर्मूला निकालते हैं तो उसकी भी साइंस में एक लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन को हम समझ लेंगे कि साइंस की कहाँ तक लिमिट है, तो हम चीज़ों को समझ पाएंगे। तो वर्क की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स को, हमने पिछले वाले चैप्टर से पढ़ा है, फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं। फोर्स को और कितनी डिस्टेंस तक वो चला है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा वर्क की डेफिनेशन आ जाती है। एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया कि ये एक कोई ब्लॉक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है किसी टेबल पे, और इस पे हम फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन का। और फोर्स को हम जानते हैं कि हम न्यूटन में नापते हैं। इस पे हमने ऐसे फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके, तो फोर्स लगाने से ये मान लिया कि ये 3 मीटर की डिस्टेंस चलती है, यहाँ से यहाँ आ गई है। तो इस पे हमारा जो वर्क डन कितना होगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला से लगा सकते हैं। ये वर्क आ जाएगा 5 × 3। रिजल्ट कितना आया? 15। तो ऐसे ही करके ये एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा दिया कि ये फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से इतनी डिस्टेंस चला, इससे हमने वर्क निकालने के लिए दोनों को कैलकुलेट कर लिया। जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है उतना ज्यादा वर्क होगा, जितनी ज्यादा दूरी तक लगाए रखेंगे उतना ज्यादा वर्क होगा। अब इसकी यूनिट, वर्क की एक यूनिट होगी, वो हमको यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे एग्जाम में टीचर्स लोग बहुत आराम से नंबर काट लेंगे। तो वर्क की एक यूनिट हो गई फोर्स की यूनिट और डिस्टेंस की यूनिट को मल्टीप्लाई करके, तो एक यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। लेकिन एक वर्क की एक और भी यूनिट है, और उसको शॉर्ट में जूल भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे जूल महोदय, जूल के नाम पे हमने इसकी यूनिट को रख दिया, न्यूटन मीटर को हमने जूल नाम रख दिया। इसकी एक यूनिट और है, वो फोर्स से आती है। फोर्स की जो यूनिट होती है मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर ये मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो गया तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीसरी कॉम्प्लिकेटेड सी यूनिट है। ये न्यूटन फोर्स की यूनिट और डिस्टेंस की यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने क्या है। बस सिंप्लिसिटी के लिए आप सिर्फ जूल याद रखिए, आपको आपका सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर एक एक जो की चीज वो ये है कि अगर डिस्टेंस 0 है तब वर्क 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये दीवार है, इस दीवार को हम ऐसे करके धक्का दें किसी चीज से, बहुत जोर से धक्का दे रहे हैं, लेकिन ये दीवार मूव नहीं हो रही है। अब हम धक्का देते रहे यहाँ पे 1 घंटे तक, हमने काम ने तो बहुत काम किया, लेकिन साइंस की नज़र में वो वर्क नहीं है। ऐसे ही हम यहाँ पे बैठे हैं, बैठ करके कुछ पढ़ाई का काम कर रहे हैं, हम मूव नहीं कर रहे हैं, तो साइंस की नज़र में आपने कोई काम नहीं किया, आपने 0 वर्क किया। तो अगर कोई कहे कि हम तो साइंस ने इसको बनाया इसलिए है कि आप किसी चीज को हम एक सर्टेन तरीके से मेजर कर पाए। तो उसको एक का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक कोई बॉल है, ये 2 kg का जमीन पे रखा हुआ है। अब हम इसको धीरे धीरे एक कांस्टेंट वेलोसिटी से धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले आते हैं, बहुत ही धीरे धीरे। तो इसको यहाँ से यहाँ ले आने में कितना काम करना पड़ेगा ये निकालना है। तो हमको मालूम है कि ये बॉल जो है एक नीचे की तरफ खींच रहा है इसको, और किस फोर्स से खींच रहा है? mg फोर्स से खींच रहा है। तो हमको इतने ही बल कम से कम लगाना पड़ेगा इसका मूवमेंट जस्ट स्टार्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने इसको लेकर के हम ऊपर ले गए। तो इसमें हमको कितना काम करना पड़ेगा? F = mg × d। और m इसका मान लिया कि हमने दे दिया हुआ है 2 kg का ये मास है, तो g की वैल्यू 10, अगर g की वैल्यू हमने 9.8 लगा दिया तो इससे जो फोर्स लग रहा है वो 19.6 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने के लिए। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19.6, और अगर 10 मीटर तक ऊपर ले गए तो 196 जूल काम करना पड़ेगा।
इस तरीके के ऐसे एक और एग्जाम्पल अब आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको सिंपल सा एग्जाम्पल कर लिए। ये 2 न्यूटन का बल लगाया और इसको 5 मीटर की डिस्टेंस तक ले गए, इसमें कितना काम करना पड़ेगा आप आराम से कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। 2 न्यूटन इंटू 5 बराबर मीटर बराबर 10 जूल। ऐसे कुछ सिंपल से प्रॉब्लम है। अगर आपने एक वर्क एक्सेलरेशन और इसके एग्जाम्पल किए हो तो इसी को हम थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर फोर्स मालूम है तो आप फोर्स मालूम है और डिस्टेंस मालूम है तो आप वर्क निकाल सकते हैं। और फोर्स को अब हमने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर आपको मास और एक्सेलरेशन पता है तो आप फोर्स निकाल सकते हैं और फिर उस फोर्स से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया कि मान लिया कि एक कार खड़ी हुई है ऐसे करके, और इस कार को हमको बहुत तेजी से धक्का लगाना पड़ रहा है। पर हम धक्का लगा करके हमने कार को चलाना, कार का मास मान लिया कि 1000 kg है, और कार को हमने ऐसा धक्का लगाया कि एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर दिया। यानी एक कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, यानी इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला गया, और उसका एक्सेलरेशन हमने दे दिया मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से ये चलना शुरू कर दिया मेरे धक्का लगने की वजह से। और ये मान लिया कि ऐसा करते करते हमने इसको 10 मीटर तक चलाया। तो हमको ये निकालना है कि इसमें वर्क कितना हुआ। तो वर्क कितना हुआ कैसे निकलेगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और फोर्स हमारा कैसे निकलेगा? फोर्स निकलेगा मास इंटू एक्सेलरेशन से। और मास हमको दिया हुआ है 1000 kg, और हमको ये दे दिया कि ये 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेगा। इसका मतलब है कि हमारा फोर्स हो गया 2000 न्यूटन। तो वर्क कितना हुआ? वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसको आप कैलकुलेट कर लिए। दो फोर्स है 2000 न्यूटन और डिस्टेंस है 10 मीटर, तो टोटल आ गया 20000 जूल। ये इसका वर्क डन आ गया। इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेट करके दे सकते हैं। यहाँ पर जो हमने मान लिया इसी प्रॉब्लम को हम ये दे देते, ये हमने ये कार को, क्योंकि शुरू में स्टेशनरी था यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है 10 सेकंड, मान लिया 5 सेकंड के टाइम में। तो शुरू में 0 थी, फिर हमने इसको चलाना सीखा और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट करते करते इसको 5 सेकंड के ड्यूरेशन में हमने इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। ऑब्वियसली डिस्टेंस, इतने दूरी में कुछ डिस्टेंस चला होगा। हमको ये निकालना है इसमें इस दौरान में हमने काम कितना किया। तो कैसे निकालना है? काम करने के लिए 2 चीज निकालनी है, एक तो फोर्स निकालना है और एक डिस्टेंस निकालना है। और फोर्स निकालने के लिए क्या करना है? फोर्स निकालने के लिए हमको मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? उसके लिए एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू u प्लस at। और v हमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन निकालना है, और टाइम हमको दिया हुआ है 5 सेकंड। यहां से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा 10/5 या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हमारा एक्सेलरेशन निकल गया तो अब इस एक्सेलरेशन से हम फोर्स निकाल सकते हैं। और फोर्स हमारा हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है हमारा 1000 kg और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 2000 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे आ गया। अब एक चीज हमको ये नहीं दिया है, पिछले वाले प्रॉब्लम में हमने डायरेक्ट डिस्टेंस दी थी, कितना डिस्टेंस चला है। यहाँ पे वो डिस्टेंस नहीं दिया है। वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? वो डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब इसी फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। u हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे निकाल लिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमने टाइम का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आ गया। तो हमारा s हो गया 25 मीटर। फोर्स मालूम है और डिस्टेंस मालूम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा वर्क आ जाएगा। वर्क इज इक्वल टू फोर्स
2000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 25 मीटर, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका जूल में वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क के ऐसे ही सिंपल से प्रॉब्लम आएंगे, या तो फोर्स और डिस्टेंस दिया होगा, या मास एक्सेलरेशन और डिस्टेंस दिया होगा, या उसका फोर्स दिया होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट में उसको ऊपर ले जाना होगा, इस तरह का होगा, या फिर ये कॉम्बिनेशन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, या डिस्टेंस और टाइम, इनके कॉम्बिनेशन के v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इन तीनों के कॉम्बिनेशन में जो भी दिया होगा उसमें से एक्सेलरेशन निकाल लेना है। एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो f इज इक्वल टू m में से फोर्स निकल जाएगा, और फिर फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा वर्क डन निकल आएगा। एक चीज यहाँ पर और है वो जानने के लिए कि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क की कोई यूनिट, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एक जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है। एक और चीज फाइनल ये है कि अगर फोर्स और डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर हो तो उस पर वर्क उस फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसमें ग्रेविटी का फोर्स यहाँ पर है, तो इस ग्रेविटी की वजह, और इसको मूव इधर कर रहे हैं, तो इसको अगर हम मान लिया F1 बोलते हैं, इसको F2 बोलते हैं, और हमने इसको मूव करके यहाँ किया, यहाँ पर लेके आए, तो F1 फोर्स की वजह से तो इस वक्त वर्क डन होगा, लेकिन इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई काम नहीं होगा। तो फोर्स के जो परपेंडिकुलर में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस फोर्स की वजह से परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में कोई भी काम नहीं होता है। यहाँ पे ये वर्क की इतनी डिफिनेशन है, इसी में आप और प्रॉब्लम्स कर लीजिए क्लास के पीछे के, और उनको थोड़ी सी बुक्स में और पढ़ लीजिए, तो इसमें और भी डिटेल्स में चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट जो चीज बात आ रही है वर्क होने के बाद, अब आया है हमारा ये एनर्जी। तो एनर्जी की भी सेम चीज है, साइंस की एक लिमिटेशन है जहां पर हमने एनर्जी को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यानी कि एनर्जी मतलब हमको बहुत एनर्जी फील हो रहा है, इस सबको मेजर नहीं कर पाते हैं। ये साइकोलॉजिकली अब कभी कभी हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है, कभी कभी एनर्जी कम लगता है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा जंप करते हैं तो हमको लगता है एनर्जी है, लेकिन इसको मेज़र कैसे करें? तो इसको मेज़र करने का जो तरीका है वो एनर्जी की डेफिनीशन है। एक जो भी हम काम को करते हैं उसकी वजह से जो वो एक्वायर, जितना काम हम करते हैं वही जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किया हुआ काम वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे कोई एग्जांपल है, मान लिया कि एक स्प्रिंग है और ये दीवार है, और इस पे हमारा एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने इधर की तरफ प्रेस किया, तो हम कुछ इस पे, ये जो स्प्रिंग के वजह से एक फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो स्प्रिंग हमको दबने नहीं दे रहा है, इसके अगेंस्ट हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है, और इस फोर्स को अगर हमने डी डिस्टेंस तक नाप दिया तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई। और वो हमको कैसे पता चला एनर्जी स्टोर हुई? क्योंकि अगर हम इसको यहाँ तक ला करके फिर छोड़ देंगे तो ये मास उधर की तरफ भागेगा, इससे हमें पता चलता है कि इस पे एनर्जी स्टोर हुई है। ऐसे ही अगर हम एक कोई एक ब्लॉक है, ये मान लिया हम जमीन पर है और यहाँ पर हमने सीढ़ी एक लगा दी, ऐसे करके वर्टिकल सीढ़ी है, और इस ब्लॉक को हम ऐसे करके ऊपर तक ले गए, ब्लॉक यहाँ पहुंच गया, तो इस ड्यूरेशन में हमें काम कितना करना पड़ेगा? mg ये फोर्स है, ये ब्लॉक का फोर्स है, इस फोर्स जो ग्रेविटी का फोर्स है उसके अगेंस्ट में हमको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ले जाने के लिए। ऊपर की तरफ हमारा mg फोर्स लगा करके, और इसको h हाइट तक अगर हम ले जाते हैं तो ये h हाइट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा वो होगा mg इंटू h, और यही जो है इसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहां से दो चीज आती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, अभी जो दोनों चीजें बताया है ये को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब उसकी अपनी पोजीशन की, अपने ग्रेविटी की वजह से जो एनर्जी आता है उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जो स्टेशनरी है, किसी स्टेशनरी जैसे स्प्रिंग की वजह से, या कोई एक स्ट्रिंग है, ये एक रबड़ है, रबड़ पे एक हमने
कोई एक पत्थर बांध दिया और उसको हमने ऐसे स्ट्रेच करके यहाँ तक ले गए, तो इसमें भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग के टेंशन के अगेंस्ट में इसको पुल किया हुआ है। तो ये सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। यहाँ पर हमको जो पढ़ाई हमारे जो कोर्स में है वो एक एनर्जी का एक स्पेशल फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी का, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर कोई भी मास एक जमीन से एक h हाइट तक है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज जो आपको पढ़ देंगे वो आएंगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हो गया कि कोई चीज मूव कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहीं पे पत्थर जब ये ऊपर गया, अगर हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे तो अब ये चलना शुरू करेगा। चलते चलते किसी एक शुरू में तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन यहाँ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी और तेज होगी, यहाँ पे आएगा और तेज होगी, जब यहाँ पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी सबसे तेज होगी। तो जितनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी उस स्पीड की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी होगी, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये होता है ½ × m/v²। और एनर्जी को, इस काइनेटिक एनर्जी को भी हम जूल में नापते हैं। अब ऐसे ही हम इसको, इसके पहले हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसका जो फॉर्मूला होता है पीई, इसको लिख रहे हैं, वो होता है mgh। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। आपके चैप्टर में सिर्फ ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसी चीज को पढ़ना है। अब काइनेटिक एनर्जी पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लिया कि एक बॉल है, दो बॉल हैं, और या एक ही बॉल लेते हैं, इसका मास मान लिया कि 2 kg दे दिया, और ये एक वेलोसिटी v, यानी कि ये v वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। तो इसकी हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो कैसे निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी कितना निकलेगा? ½ × मास है m 2 kg मल्टीप्लाइड बाई v², यानी 10 × 10 100 हो जाएगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 100 जूल। अब इसी के बेसिस पे एक और सवाल कर लेते हैं कि एक मास m है 3 kg का, थोड़ा बड़ा मास ले लेते हैं, और शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के से चलना शुरू किया, तो और 3 सेकंड तक चला। तो ये बताइए कि इस 3 सेकंड के एंड पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए एक मास m दिया हुआ है 3 kg। फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं मालूम है, हमको शुरू में तो 0 है, लेकिन 0 होने के बाद फिर वो एक एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया। जब चलना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई, और बढ़ते बढ़ते ये कितनी हो जाएगी 3 सेकंड के बाद। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v = u + at। ये सारे पिछले फॉर्मूले अगर नहीं मालूम है तो आपको ये कुछ प्रॉब्लम्स आप नहीं कर पाएंगे, तो उसको भी जानना जरूरी है। u बराबर 0 है, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम है 3, यानी फाइनल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड। तो जो मास जो शुरू में स्थिर था वो 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। तो अब हम यहाँ पे उस इंस्टेंट पे जब यहाँ पे वेलोसिटी की 6 मीटर पर सेकंड हो गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ × मास। मास कितना है? 3 kg, और वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 6 × 6 हो जाएगा। ये 2 को 6 से काटने पे 3, 9 × 6 54। इसको काइनेटिक एनर्जी इसकी भी जूल हो जाएगी। तो ये ऐसे करके काइनेटिक एनर्जी के कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी के कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के कुछ प्रॉब्लम्स में हम पहला प्रॉब्लम हम यहाँ पर लगा देते हैं, उसका यही वाले फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, कि एक आर्टिकल है, ये यहाँ पे एक मास है m, इसको हमने यहाँ से फेंका, और फेंका v बराबर 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमने ऊपर पहुंचा। जब ऊपर पहुंचा तो कहीं पे यहाँ पे जाकर के रुक जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि इस जब ये पीक पर, और इसका मास भी हमने दे दिया 5 kg,
जब ये पीक पर पहुंचता है, तो ये पीक पर जब पहुंचता है तो यहां पर जाकर के उस समय पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें ये पता लग जाए कि ये कितनी हाइट तक गया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम mgs तक लगा लेंगे। तो ये हाइट कैसे निकलेगी? ये हाइट निकलेगी इस फॉर्मूले से, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। यहां पर जब फाइनल ये पहुंचेगा तब वेलोसिटी v हमने को मालूम है कि 0 है। शुरू में इसकी वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। यहां पर हम माइनस कर देंगे क्योंकि जा ऊपर है और ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो u और v एक ही डायरेक्शन निगेटिव है। तो यहाँ पर हमने a को ये g कर दिया और g की वैल्यू है हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। यहाँ से हमारा हाइट h निकल जाएगा, वो होगा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 20 h आ जाएगा 20 मीटर। जब h 20 मीटर आ जाएगा, अब ये हाइट h पे पहुंच गया। यहाँ पर इसकी जहां पे जिस जमीन से जहां से चला था वहां से ही हम ग्रेविटी उसी को रेफरेंस लेकर के हम इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तब इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mgh। m की वैल्यू हम ले लेते हैं 5 kg जो दिया हुआ है। अगर g को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं और हाइट 20 कर देते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1000 जूल, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी पे और भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बनाया जा सकता है, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे शॉर्ट में ही रखेंगे। एक चीज और है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, एनर्जी कभी डिसिपेट नहीं होती है। इसका मतलब एक जो इसके इन दोनों की जो चीज़ों में हमने पढ़ा है, इसको हम यहाँ पे एक शॉर्ट में कर सकते हैं। वैसे ये बहुत ही जनरल रूल है और ये लाइफ में भी बहुत काम आता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो लॉन्ग जो हाई जंप या लॉन्ग जंप के जो रनर्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए आते हैं, और अचानक से रुकते हैं और फिर वो हाई जंप लेते हैं। तो उनके जो दौड़ने की एनर्जी है वही एनर्जी पार्टली कन्वर्ट होकर के फिर वो जंप ऊपर की ओर लेते हैं, तो वो हाई जंप कर पाते हैं। जितनी तेजी से दौड़ करके वो पोल के पास आएंगे उतनी ज़्यादा ऊपर आ जाएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि एनर्जी यानी कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ ले लें, तो ये दोनों का जोड़ जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट, मान लिया कि यहाँ पर एक जमीन से एक बॉल है m kg, m मास का एक मास है। यहाँ पर हमने इसका एक पॉइंट A है, ये पॉइंट A पे हमारे पास जो अभी ये स्थिर है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारा 0 है। लेकिन इसकी पोजीशन की वजह से, इसकी h डिस्टेंस पे है, इसकी वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh। अब ये यहां से गिरना शुरू किया, गिर करके यहाँ पे आया, तो अब इसकी कोई वेलोसिटी एक्वायर कर लिया होगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ, मान लीजिए m, इस पॉइंट को हम b पॉइंट बनते हैं, इसको vb स्क्वायर कर देते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए mg, ये h1 होगी, यहां से इसकी हाइट h1 होगी। तो ये अगर आप दोनों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ने पे इसकी टोटल वैल्यू mgh ही आएगी। यानी यहाँ पर जो टोटल एनर्जी थी और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी दोनों का जोड़ आएगा वो सेम होगा। इसको आपको एक एग्जांपल लेकर भी कर सकते हैं। ऐसे ही फिर पॉइंट C पर, पॉइंट D पर, और फाइनली जब नीचे आएगा, नीचे आने पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन अभी भी ये दोनों का जोड़ जो है वो सेम रहेगा। तो ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको जानना है। इस चैप्टर में 2 और चीजें बची हुई है, उसको बता देते हैं, बाकी आप बुक्स कोर्स के क्वेश्चंस करिएगा। और वो जो चीज है वो है पावर। ये पावर क्या चीज है? साइंस की उसमें पावर को जो डिफाइन करते हैं
वो ये ऐसे उसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक सीढ़ी है और इस सीढ़ी को हम चढ़ना चाहते हैं, तो कुछ लोग, जो दो लोग अगर हम इस सीढ़ी को चढ़ते हैं, ए और बी, इस सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए कि दोनों का वेट भी सेम है, ये भी पर्सन 50 kg का है और ये भी पर्सन 50 kg का है, और एक पर्सन चढ़ता है तो चढ़ने की प्रोसेस में कुछ काम करेगा, और ये पर्सन भी सीढ़ी को चढ़ता है, चढ़ने की प्रोसेस में कुछ काम करेगा। जो इस काम को, जो सीढ़ी को ज्यादा जल्दी से चढ़ लेगा, वो ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने उतने ही काम को कम टाइम पे किया है। तो पावर की डेफिनेशन यहाँ पे होती है इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। जो कम टाइम में करेगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, चीज को धीरे धीरे कोई काम करेगा तो उसको वो कम पावरफुल होगा। तो ये पावर की डेफिनेशन है, और पावर को हम जो है वो वॉट में नापते हैं। इसको एक चाहे तो एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। मान लिया कि एक पर्सन ए एक कोई काम जो है 500 जूल का काम वो 10 सेकंड में करता है, ये पर्सन ए है। और एक पर्सन बी है, ये 200 जूल का काम 2 सेकंड में करता है। हमको ये बताना है कि कौन ज्यादा पावरफुल है, ए पावरफुल ज्यादा है या बी पावरफुल ज्यादा है। तो इसकी पावर निकाल लेते हैं, इसकी पावर P1 PA कर देते हैं, इसकी पावर होगी 500 जूल डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, ये है 50 वाट। 50 वाट का ये काम करता है। और बी की पावर निकालते हैं कि बी कितना पावरफुल है, तो बी ने जितना काम किया उसको टाइम कितना लगाया उसको डिवाइड कर देते हैं। ये 200 जूल डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, ये है 100 वाट। तो हमें यह निकला कि जो पर्सन बी ने काम किया वो ज्यादा पावरफुल काम किया, उसने कम टाइम में ज्यादा काम कर दिया। इस तरीके से हम पावर की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। पावर का मतलब हुआ वर्क डन इन ए यूनिट टाइम। इस चैप्टर के एंड में वैसे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का या इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का जो है जब में जनरली आता है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है वो थोड़ी प्रैक्टिकल चीज है। वो प्रैक्टिकल चीज ये होती है कि जैसे कि ये बल्ब जलता है, बल्ब का जो है हम कितनी एनर्जी यूज कर रहा है ये बल्ब या फ्रिज या टीवी, उसके लिए एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला को हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बोलते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसका एक फॉर्मूला वो आपको जानना है, वो है वॉट इंटू आवर डिवाइडेड बाई 1000। यहां से हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं। तो आपका फ्रिज जो चल रहा है घर में, सबसे ज्यादा जो चलने वाली चीजें हैं, फ्रिज है या एसी है या बल्ब भी है, इनके हम अगर हमको यूनिट्स निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। फॉर एग्जांपल एक 100 वाट आपसे पूछा गया कि 100 वाट का एक बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब, ये आप मान लिया कि एक दिन में 6 घंटा चलाते हैं, तो ये कितनी यूनिट इसकी हुई। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, 100 वाट इंटू 6 घंटे तक चलाया आपने और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यूनिट, इतने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। ये आपका आ जाएगा 0.6 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट जो है वो 3 रुपीज पर यूनिट है, तो इस बल्ब के जलने की वजह से जो खर्चा आएगा वो 3 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 0.6, यानी कि 1 रुपए और 80 पैसे इस बल्ब की वजह से लगेगा। ऐसे ही करके और भी घर में बहुत सारी चीजें चलती है, उनकी वजह से सारा कुछ जोड़ करके आपको घर की इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट आ जाएगा। एक जो लास्ट चीज छूटी हुई है उसको हम ट्राई कर देते हैं अभी ये करने का, निकालने का, कि काइनेटिक एनर्जी का एक हम फॉर्मूला डिराइव करने की। ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने सिर्फ लिख दिया था 12mv², इसका प्रूफ क्या है, ये आया कैसे कि कोई भी चीज अगर v वेलोसिटी से चल रही है तो उसकी एनर्जी 12mv² आई कैसी। तो इसको करने के लिए हम मान लिया कि कोई एक पार्टिकल m मास का है, ये इनिशियली u वेलोसिटी से चल रहा है और फिर ये फाइनली ये चलते चलते ये v वेलोसिटी यहाँ पर आकर के इसकी v हो गई, और इस ड्यूरेशन में जब इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो इसमें एक एक्सीलरेशन हो गया। मान लिया a एक्सीलरेशन से चल रहा है, जब ये एक्सीलरेशन से चल रहा है तो इस ड्यूरेशन में एक डिस्टेंस चलेगा, वो डिस्टेंस मान लिया कि s है। हमको निकालना है कि यहाँ पर, और अगर शुरू में इनिशियली 0 था और 0 से भी चला, बट हम अभी के लिए u मान लेते हैं,
हमारे पास एक फॉर्मूला है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, और इससे हमको निकल जाएगा s डिस्टेंस निकल जाएगी v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2a। ये सिंपल सा फॉर्मूला, यहाँ हमने कुछ नहीं किया, एक पार्टिकल है वो u वेलोसिटी से चल के v वेलोसिटी पे a एक्सेलरेशन है, हमने एक इसका डिस्टेंस निकाल दिया। हमें ये देखना है कि इस ड्यूरेशन में ये पार्टिकल में वर्क डन कितना हुआ, क्योंकि जो वर्क डन होगा वो होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब फोर्स कैसे निकलेगा, इसका मास m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय s, मास और s हम यहां से निकाल चुके हैं, v² माइनस u² डिवाइडेड बाय 2a, ये हमारा वर्क डन निकल गया। अब इस वर्क डन में मान लिया कि शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो इसके वर्क डन हमारा कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई v², ए कैंसिल हो गया, तो यहां पे आ गया m इंटू v² डिवाइडेड बाई m2। और यही जो वर्क जो हमने किया है इस मास को, यही जो है हमने पहले क्या बताया था कि एनर्जी का कैसे नापते हैं, जो चीज को हम कोई काम करते हैं और उस काम करने की वजह से उस पर जो भी एनर्जी आती है या जो भी स्टेशनरी हो जाता है, तो जो भी काम किया उसमें स्टोर हो जाती है, तो ये हमारा किया हुआ काम उसके वेलोसिटी के फॉर्म में स्टोर हो गई, तो यही वर्क जो है वो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ये आपको फॉर्मूला को डेराइव करने के लिए पूछा जाता था, तो बहुत सिंपल था। डेराइव जब भी काइनेटिक एनर्जी का करना हो तो आप अपने माइंड में ये रखिए कि ये v वेलोसिटी तक आने में हमको काम कितना करना पड़ेगा, काम कितना करना पड़ेगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और जिस डिस्टेंस कवर्ड है वो आएगी ये इस काइनेटिक एनर्जी के काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला से। तो ये लगभग पूरा चैप्टर 11 यहाँ पे खत्म होता है। हमने थोड़ा सा स्पीड से किया था, लेकिन आपको आगे जाकर के और सब प्रॉब्लम्स करने हैं, और प्रॉब्लम्स करने के बाद अगर कोई और क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप इस कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दीजिए।